हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर का जो पेपर है जीव विज्ञान क्लास 12th का। ये क्या है 348 जीओ इसका कोड है और इसी कोड का पेपर ये है 2022 का सेट 1 पेपर है। जैसे आप लोगों को हम बता दे रहे हैं होता क्या है, जैसे कई सेट पेपर बनते हैं तो मंडल वाइज क्या किए जाते हैं, ये पेपर इधर से उधर कहीं ना कहीं कर दिया जाता है। कि जैसे मान लीजिए आप लखनऊ मंडल की बात करेंगे, कानपुर मंडल की बात करेंगे तो लखनऊ और कानपुर वाले मंडल में पेपर का कोड अलग अलग होगा। ऐसे हर मंडल में जो है पेपर अलग अलग कोड का होता है। इसलिए क्या है कि 348 जीओ कोड का पेपर है। अब इस कोड के पेपर को हम पूर्णतः सॉल्व करने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। धन्यवाद। इसमें देखिए निर्देश जो है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न क्या है अनिवार्य हैं, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि इसमें है क्या कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब आगे इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, इन प्रश्नों को हम लोग करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है पहले क्वेश्चन का, इसमें का की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है, ये पूछा गया है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या काम करना है, नहीं है पूछा गया, आभासी फल नहीं है। सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, आम। यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सही टिक कर लीजिए। इसमें जो है पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आम जो है आभासी फल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ AUG है, UAG है, UGA, UAA ये दिया गया है। तो इसमें खा वाला है, पहले का खा आप लोग सही टिक कर लेंगे। AUG प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है। नेक्स्ट इसमें आगे बात करें हम लोग तो गा नंबर का क्वेश्चन है, पहले का गा। देखिए फ्रेंड्स इस पे क्या है, स्टार लगा है, तो जिन प्रश्नों पर स्टार लगा है NCERT के द्वारा अब वो चीज़ें हटा दिए गए हैं, या फिर ये कहिए कि यूपी बोर्ड सिलेबस के द्वारा वो चीज़ें हटा दिया गया है। लेकिन इस मॉडल पेपर में था, इस वजह से हमने क्या किया, इसको ले लिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसमें नोट करके दिया गया है, नोट स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स टॉपिक्स NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों पर देखिए स्टार लगा है। तो इसमें हम लोग फिर भी इसका उत्तर हम लोग जानेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण ये प्रदूषक है, तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक है, एस्बेस्टस है, वाहित मल, ई कचरा। अब यहाँ आप लोग जो है पहले क्वेश्चन का गा का ऑप्शन नंबर 3 क्या काम करेंगे, वाहित मल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है, कहाँ स्थित है, इस पर आप लोग सही टिक कर लेंगे। पहले के घा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले के घा का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। लखनऊ में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर लखनऊ में। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इतना तक हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो दिया गया है, टैपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है, तो क्या होता है, टैपिटम जो होता है विकसित परागकणों को क्या काम करता है, पोषण देने का काम करता है। और टैपिटम कहाँ स्थित होता है, अब इसमें क्या है कि जो लघु बीजाणुधानी होता है, लघु बीजाणुधानी तो उसके कई परत हैं, इसकी संरचना चतुष्टीय होती है, 4 कोनों वाली होती है इस प्रकार से, और 4 कोष्ठ भी होते हैं यहाँ अंदर, ये 4 परतों की होती है। तो ये सबसे आंतरिक परत जो होता है वो टैपिटम कहलाता है। ये चीज़ें इसी प्रकार से संरचना बनता है इसका। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें दूसरे का खा
मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? ये चीज़ें आप लोग यहाँ क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और उसके साथ साथ क्लास 12th में भी पढ़े होंगे। ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट जितने भी हमारे हैं सब इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, लेकिन फिर भी चलिए आप लोग जवाब देंगे। और क्या है इसका उत्तर हम बता भी देते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? यहाँ ये है, यहाँ इसका उत्तर आप लोग नोट कर लेंगे 7 जोड़ी विपरीत लक्षण, क्योंकि मेंडल साहब ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया था। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरे का गा किस पैथोजन के कारण हाथी पांव एलिफेंटिएसिस रोग होता है? यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है? तो क्या है यह पैथोजन जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जीवधारी से संबंधित है और इसका कारक जो है एलिफेंटिएसिस का कारण क्या होगा? आप लोग वाउचेरिया ब्रैंकोप्टी, इसके बारे में नाम सुने होंगे। वाउचेरिया ब्रैंकोप्टी के द्वारा क्या होता है? हाथी पांव रोग होता है। लेकिन जब मादा क्यूलेक्स मच्छर काटती हैं तो उनके काटने की वजह से क्या होता है कि वाउचेरिया ब्रैंकोप्टी मानव के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे एलिफेंटिएसिस रोग या फिर हाथी पांव रोग या फील पांव रोग हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका वीडियो हमारे इसी चैनल पर कंप्लीट वीडियो अपलोड है। अभी तक अगर आप लोग वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे वॉच करें। अगला क्वेश्चन है इसमें आरडीएनए में आर क्या है? तो आरडीएनए में यहाँ आर मतलब क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ इसका नाम है। आर का अर्थ होगा हिंदी में पुनर्योगज। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर स्टार लगा है, निकेत को परिभाषित कीजिए। तो इसका कोई रोल ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। IVF तथा ZIFT का पूरा नाम लिखिए। IVF तथा ZIFT का पूरा नाम। IVF का पूरा नाम क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? IVF का पूरा नाम होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब अंतःपात्रे निषेचन होगा। तथा GIFT गिफ्ट का पूरा नाम क्या होगा? गेमीट। G फार हो जाएगा गेमीट, I फार हो जाएगा इंट्रा, F फार हो जाएगा फेलोपियन, T फार हो जाएगा ट्रांसफर। तो गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसका भी वीडियो लगभग आपके NCERT से या यूपी बोर्ड में जितना भी फुल फॉर्म पूछा जाता है उन सभी शब्दों के फुल फॉर्म से संबंधित एक वीडियो हम अपने इसी चैनल पर अपलोड किए हैं। आप लोग उसे वॉच कर सकते हैं। वह वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप लोग को जानकारी है कि हर वर्ष 2 नंबर केवल और केवल फुल फॉर्म से संबंधित आते हैं, जो कि बहुत ही ठोस नंबर होते हैं और इसको आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो 5 से 6 मिनट का वो वीडियो हमारा है, आप उसे वॉच करें और देखें। लगभग 32 शब्दों का फुल फॉर्म हमने उसमें मेंशन किया है और जहाँ तक हमारा जानकारी है कि इतने ही फुल फॉर्म आपके यूपी बोर्ड से संबंधित बनेंगे भी, इम्पोर्टेंट के तौर पे बनेंगे भी, इससे अधिक नहीं। अगर इससे अधिक कोई फुल फॉर्म है आपके सिलेबस में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका क्या काम करेंगे? क्वेश्चन दे देंगे, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? अभी इसमें चौथा नहीं है, तीसरे का का था ये, चौथा तीसरे का खा। तीसरे खा में जो है असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिए। असंग जनन क्या होता है? अब ये ध्यान देने योग्य बात है, इसमें असंग जनन पूछा गया। तो असंग जनन क्या है कि बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? असंग जनन कहा जाता है। बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे का गा है टर्नर एवं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर एवं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर दिया गया है। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। इसमें क्या है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम इसमें टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 ही रह जाती है और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है।
2 नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं। देखिए अल्कोहल कुप्रभाव पूछा गया है, तो इससे क्या होगा, निर्धनता, सामाजिक मनमुटाव, झगड़ा, पारिवारिक कलह, इसके साथ साथ अशिक्षा, ये सब क्या है दुष्प्रभाव होंगे। अल्कोहल के अधिक उपयोग करने से इसके दुष्प्रभाव होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े तो देखते हैं क्या है, तीसरे का अंगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशा है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र जहां की जैव विविधता काफी संकट में हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हॉटस्पॉट क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो है पूर्वी घाट तथा क्या आएंगे, पूर्वी घाट नहीं होगा, पश्चिमी घाट होगा और पूर्वी हिमालय होगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, वह भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है हॉटस्पॉट कहलाता है। भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल, हॉटस्पॉट मतलब तप्त स्थल इसका हिंदी होता है, तो क्या है, तो क्या होगा इसका उत्तर अभी हमने बताया, इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये क्या हैं, हॉटस्पॉट कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है, डिटेल में है। अब डिटेल में अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा होगा, फिर भी जो है इसको हम संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं और आप लोग हमारे इस चैनल पर कंप्लीट वीडियो अपलोड है, उसे वॉच कर सकते हैं। परागण के प्रकारों का, तो परागण होता क्या है, परागण मुख्यतः परागकोश से पराग कणों का निकल करके स्त्री केसर के वार्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और परागण जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण और दूसरा क्या होता है, परपरागण। स्वपरागण वह परागण जिसमें स्वजातीय पुष्पों में परागण की क्रिया संपन्न होती हो और इसमें किसी बाह्य कारक की जरूरत ना पड़ती हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। जबकि परपरागण क्या होगा, इसमें परपरागण क्या होगा, जब परागण की क्रिया के लिए किसी बाह्य कारक की जरूरत पड़े, जैसे जंतु का या फिर वायु का या फिर जल का, तो इसे हम क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे। जैसे परागण की वह घटना जिसमें किसी बाह्य कारक की जरूरत पड़ती हो, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे का खा है, प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए मतलब अपरा होता है। तो अपरा यह एक नलिकावत संरचना होती है जो भ्रूण को पोषण देने का काम या भ्रूण को पोषण पहुंचाने का काम करती है जब तक कि भ्रूण गर्भावस्था में रहता है। अगर ये जंतुओं में बात करें, ऐसे क्या होता है, पौधों में होता है अपरा, लेकिन अब पौधों की क्रियाविधि थोड़ा सा उनमें भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में विभेद स्पष्ट कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में विभेद करना है मतलब अंतर देना है। अब क्या होता है ये जानिए, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, इसके बारे में सुन लीजिए, बहुत केयरफुली तरीके से सुनिएगा क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने परीक्षा में 4 चांद लगा सकते हैं। अपूर्ण प्रभाविता का सुनिएगा उत्तर क्या होगा, जब किसी एक जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में मेंडल के प्रथम नियम के विपरीत लक्षण प्रारूप प्रकट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है जो लाल रंग का पुष्प है और उसके बाद कोई पौधा है जिसका क्या है, उसी जाति का पौधा है सफ़ेद रंग का पुष्प। अब इन दोनों के बीच में अगर हम परागण कराएं, परागण नहीं, इनमें क्रॉस कराया जाए, संकरण कराया जाए, तो क्या होगा, हाइब्रिड्स प्राप्त होंगे। कैपिटल आर और स्मॉल आर इसमें हो जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। अब इनमें अगर बात करें तो F1 जनरेशन पर जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो F2 जनरेशन पर क्या प्राप्त होंगे, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ
कैपिटल आर और स्मॉल आर इसमें प्राप्त हो जाएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर इसमें प्राप्त हो जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ भी कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल आर है। इस प्रकार से तो 1:2:1 होगा, यानी कि एक पौधा शुद्ध लाल होगा और 2 गुलाबी होंगे तथा एक शुद्ध क्या कहते हैं सफ़ेद होगा। ये है। तो यहाँ अपूर्ण प्रभाविता मतलब ये पूर्णतः प्रभावित नहीं हुए बल्कि कुछ मात्रा इनकी शेष रह गई। यह आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। क्या बाकी रह गया? सह प्रभाविता। अब सह प्रभाविता क्या है इसके बारे में सुनिए। F1 पीढ़ी के संकरों में किसी जीन के दोनों एलील्स की समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्ति को सह प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण मवेशियों में त्वचा के बालों का रंग तथा मनुष्य में M रुधिर वर्ग की वंशागति। ये क्या हो जाएगा? यहाँ सह प्रभाविता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैव विविधता का महत्व समझाइए। तो जैव विविधता क्या है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित जीवधारियों के आकार, आकृति, रहन सहन से संबंधित भिन्नता ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है इसमें जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? 2 विधियां होती हैं। एक होता है स्वास्थाने संरक्षण, स्वास्थाने, और एक होता है बाह्य स्थाने। तो ये जो है 2 प्रकार की क्या हैं? जैव विविधता संरक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट है इसमें 5वें का खा जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। ये फ्रेंड्स क्या है, थोड़ा सा कम लॉन्ग वीडियो ये बनेगा। अगर इसी पर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो काफ़ी लंबा बनेगा, इसलिए क्या है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 5वें का गा मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियां। अब इसमें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। दूसरा हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तीसरा हो जाएगा प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। चौथा हो जाएगा प्लाज्मोडियम ओवेरी। ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होंगी और 4 प्रकार का क्या होगा? मलेरिया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव ABO रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। ये भी डिटेल में चर्चा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 6वें का निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। भ्रूणकोश विपुंसन। भ्रूणकोश क्या होता है? यह त्रिगुणित रचना है और इसके बारे में देखा जाए तो इसके बारे में क्या है, भ्रूणकोश पूछा गया है तो भ्रूणकोश के बारे में और विस्तृत चर्चा हम लोग करते हैं। भ्रूणकोश के बारे में पूछा गया है तो क्या है, यह अगुणित रचना है। भ्रूणकोश कैसा रचना होगा? अगुणित रचना होगा और यह बीजांड में पाया जाता है। इसके साथ साथ क्या है, इसका निर्माण निषेचन के पूर्व होता है। जो भ्रूणकोश है इसका निर्माण क्या है? निषेचन के पूर्व होता है और इसका निर्माण क्रियाशील दीर्घ बीजाणु से होता है। इसमें भोजन संचित नहीं होता। कहने का मतलब ना ही इसमें भोजन संचित होता है और यह अगुणित रचना है। यह बीजांड में पाया जाता है और इसका निर्माण निषेचन के पूर्व होता है। इसका निर्माण क्रियाशील दीर्घ बीजाणु से होता है। यह है। आगे बात किया जाए विपुंसन। विपुंसन क्या है? तो यह एक ऐसी तकनीकी है जब कोई पुष्प पूर्णतः परिपक्व होता है तो पुष्प के परिपक्व होने से पहले उसके पुंकेसरों को किसी चिमटी या फिर किसी धारदार औजार के द्वारा काट करके अलग कर लिया जाता है। यही घटना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 6वें का खा मानव में भ्रूणीय परिवर्धन से क्या अभिप्राय है? अब ये भी डिटेल में चर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका आरक्तता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसके बारे में आप लोग उत्तर सुन सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से।
क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया की बात है। तो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी जो है हाशियाकार हो जाता है, यानी कि यह एक ऐसा रोग होता है जिसमें आरबीसी का आकार जो है हाशिया के आकार का हो जाता है। और जब हाशिया के आकार का हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मानव के लिए ये घातक सिद्ध होगा। बताया गया है कि यह मनुष्य में पाए जाने वाला दैहिक विकार है और इस रोग में रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने पर रोगी के अधिकांश आरबीसी हीमोग्लोबिन के विशेष आणविक रचना के कारण सिकुड़कर हाशिया के आकार के हो जाते हैं तथा इनकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घट जाती है। अब क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घट जाएगी तो व्यक्ति की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्या है कि ये रोग घातक होता है और यह रोग आनुवांशिक भी है। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला रोग है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है? बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका किस प्रकार से, देखिए मीथेनोजन जो बैक्टीरिया होता है जिनसे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, मीथेन का सूत्र क्या है, CH4। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मार्स गैस किसे कहते हैं। तो बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो मीथेनोजन बैक्टीरिया का है। और मीथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं ये मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। जो पशुओं के मलमूत्र के सड़ने से जो गैस उत्सर्जित होता है उसमें उसी गैस को गोबर गैस कहा जाता है और उसमें मीथेन गैस की बहुलता होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की तरफ। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है, पहला ही क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। अब यहाँ मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं? तो ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, वेजाइना है, यूट्रस है, ये सब क्या हैं, मादा जनन तंत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं। और इनका क्या है कि अगर डायग्राम बना करके देखा जाए तो इसके बारे में डिटेल आंसर कंप्लीट होगा। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है मनुष्य में मादा जनन तंत्र, तो इसमें फिगर और उसके बारे में जो भी ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, वेजाइना है, यूट्रस है, इन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, जो कि 5 नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है। अगला क्वेश्चन इसी में अथवा करके दिया गया है, पुष्पी पादप में निषेचन के पश्च घटनाओं की व्याख्या कीजिए। निषेचन के पश्चात पुष्पी पादप में, तो निषेचन से पूर्व क्या क्या होता है, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग पूर्णतः पाए जाते हैं। अब निषेचन के पश्चात जो होगा तो क्या होता है, जो बाह्य दलपुंज होता है, केलिक्स और कोरोला, ये क्या होते हैं, दोनों समाप्त हो जाते हैं निषेचन होने के पश्चात। एंड्रोसियम भी समाप्त हो जाता है और जो गायनोसियम में उपस्थित ओवरी बचता है, ओवरी, यही अंडाशय क्या है, बाद में फूल करके फल का रूप धारण कर लेता है। और बाह्य दलपुंज जो है थोड़ा विकसित हो जाते हैं, सॉरी यहाँ ऊपर हमने बता दिया कि बाह्य दलपुंज समाप्त हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, दलपुंज केवल समाप्त होते हैं। बाह्य दलपुंज थोड़ा मजबूत हो जाते हैं पहले की अपेक्षा, और ओवरी जो होता है अर्थात अंडाशय फूल करके फल का रूप धारण कर लेते हैं, बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है। ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग तो क्या होगा, अगला क्वेश्चन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। और 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, वंशागत के गुणसूत्रीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वंशागत के गुणसूत्रीय सिद्धांत, ये भी डिटेल में चर्चा करना पड़ेगा। और इसमें अथवा दिया गया है, औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जैसे सिरका बनाने में है, दूध से दही बनाने में है, और इसके साथ साथ जो है औद्योगिक उत्पाद जैसे व्हिस्की, बियर, ब्रांडी आदि बनाने में भी, कुछ पेय पदार्थ आदि बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आरडीएनए तकनीकी पर एक निबंध लिखिए। आरडीएनए का तात्पर्य यहाँ क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी। तो रिकॉम्बिनेंट का हिंदी क्या हो जाए, पुनर्योगज हो जाएगा। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग देखते हैं, आरडीएनए तकनीकी पर एक निबंध लिखिए। ये भी कंप्लीट वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन पर कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराएंगे हम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अथवा दिया गया है, समष्टि को परिभाषित कीजिए।
इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। देखिए ये जो चैप्टर, ये अंतिम चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। अंतिम चैप्टर से पहले एक चैप्टर 12 नंबर का चैप्टर जो है उस चैप्टर से संबंधित ये क्वेश्चन है, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, हर सेट के एग्जाम में हर सेट में ये पूछा गया है। जैसे परभक्षण क्या है, परजीविता क्या है, सहजीवन क्या है, सहजीविता क्या है, सहोपकारिता क्या है। तो ऐसे प्रश्न जो है आप लोग को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग अभी से क्या काम करेंगे, ऐसे सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। हमारे इस चैनल पर आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अपलोड है, प्लीज़ उसे भी वॉच करें, देखें कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये जो समष्टि वाला क्वेश्चन है, समष्टि के बारे में इस क्वेश्चन का डिटेल वीडियो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग उसे भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। फिलहाल यहाँ हम बताते हैं समष्टि क्या है। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित एक जाति विशेष लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है, समष्टि कहलाती है। और इनके बीच कुछ पारस्परिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे सहोपकारिता होता है, सहजीवन होता है, परभक्षण होता है, परजीविता होता है। ऐसे ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, तो आप लोग इसे भी वॉच कर सकते हैं। ये जो वीडियो समष्टि से संबंधित है, समष्टि की पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा देंगे, आप लोग उसे भी वॉच करेंगे। और क्या है कि ये जो भी हमने मॉडल पेपर लिया, इसमें बस इतने ही प्रश्न दिए गए थे। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें तथा अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें, जिससे कि आने वाले समय में जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से आप सभी का यूपी बोर्ड की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। चलिए मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।